हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो हम रिवाइज कर रहे थे कैपिटल गेन। पॉइंट नंबर 9 तक स्पेशल केसेस हमने पढ़ लिए थे, जिन केसेस के अंदर या तो सेल कंसिडरेशन अलग होता है, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग होती है, या फिर होल्डिंग पीरियड अलग होता है। तो हमने उनको 9 केस तक कवर कर लिया था। आज हम आगे कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो केस नंबर 10 में क्या कहा गया है? कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर की यहाँ पे बात की गई है। डिबेंचर हो सकते हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो सकते हैं, ठीक है, डिबेंचर स्टॉक हो सकते हैं, जिनको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है या तो शेयर्स के अंदर या डिबेंचर के अंदर। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि पहले आपके पास था डिबेंचर, फिर बाद में उसके बदले में मिल गया शेयर। पहले था डिबेंचर सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में उसके बदले में मिल गया डिबेंचर। इस तरीके से आपके पास कुछ चीज हो सकती है। तो जब ये कन्वर्ट होते हैं और इसके बदले में आपको दूसरी चीज मिलती है, तब तो कोई कैपिटल गेन नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, कैपिटल गेन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर और डिबेंचर आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ठीक है, डिबेंचर को जब कन्वर्ट किया जाता है दूसरे डिबेंचर में या शेयर्स में, तब उसका कोई टैक्सेशन नहीं होता है, क्योंकि उसे ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है। सवाल यह है कि जब वो कन्वर्ट हुई असेट को बेचेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो व्हेन शेयर आर ट्रांसफर, जब उन शेयर्स को बेचा जाता है तो क्या होता है वो सुनिए। तब सर सेल प्राइस क्या होगी, जितने में वो शेयर बिकेंगे वही होगी। होल्डिंग पीरियड क्या होगा? होल्डिंग पीरियड वहां से लिया जाएगा जहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है, होल्डिंग पीरियड वहां से लिया जाएगा जब हमने डिवेंचर एक्वायर किए थे। समझे? पहले हमने डिवेंचर लिए, फिर उसके बदले में शेयर मिले, अब शेयर को बेच रहे हैं। तो शेयर का टैक्सेशन करते टाइम पे डिवेंचर वाले होल्डिंग पीरियड को भी इंक्लूड किया जाएगा। राइट, ओके। सर कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, जो डिबेंचर की कॉस्ट थी वही शेयर की कॉस्ट होगी, क्योंकि हमें डिबेंचर के बदले में ही तो शेयर मिले, तो कॉस्ट भी वही रहेगी। इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन सर वहां से होगा जहां पे शेयर्स का क्या हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, जहां पे शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है वहां से इंडेक्सेशन स्टार्ट होगा। होल्डिंग पीरियड पूरा लेंगे पर इंडेक्सेशन यहां से स्टार्ट होगा। राइट, चलिए सर नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट नंबर 11, रिडम्पशन मैच्योरिटी और सेल ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, या तो आप उनको सेल कर देते हैं, या उनकी मैच्योरिटी हो जाती है, ठीक है, या उनका रिडम्पशन हो जाता है। इन सारे ही केस में आपके पास से बॉन्ड चले जाएंगे और बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा। राइट सर, सेल प्राइस क्या होगी? भैया रिडम्पशन हुआ तो रिडम्पशन प्राइस, मैच्योरिटी हुई तो मैच्योरिटी प्राइस, और सेल हुई तो सेल प्राइस। ये हमारा सेल कंसिडरेशन होगा। राइट, ठीक है। होल्डिंग पीरियड, जब हमने अक्वायर किया था जीरो कूपन बॉन्ड को, वहां से लेके जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं वहां तक होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में लिया था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। आपको बता दें जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। तो शुरू में वो अपनी फेस वैल्यू से कम पे जनरली इशू किए जाते हैं, तो इसलिए वो जितने पे हमने खरीदे हैं, जितनी उनकी इश्यू प्राइस रही होगी, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगी। इंडेक्सेशन नहीं किया जाता है, ध्यान रहे, इंडेक्सेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए इन पे रेट भी 10% रहती है टैक्स की। ठीक है, एडिशनल पॉइंट सर दे रखा है आपको, अच्छा लिखा हुआ है, चलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सच बॉन्ड शैल बी टैक्स एट 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ओके, चलिए सर 12 नंबर में आ जाइए। 12 नंबर कह रहे हैं सर ईएसओपी, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखिए, अगर आपको इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान मिलता है, इसका मतलब आपको कम रेट में शेयर्स मिल रहे हैं, सिंपल सी बात। तो जो फायदा हो रहा है आपको, क्या फायदा हो रहा है सर, कि जिस दिन मैंने शेयर्स को एक्सरसाइज किया, जिस दिन मैंने ईएसओपी को एक्सरसाइज किया, उस दिन जो मार्केट वैल्यू थी वो रेट, और जितने में मुझे शेयर मिला वो रेट। मान लीजिए मार्केट वैल्यू थी जिस दिन हमने एक्सरसाइज किया उस दिन 100 रुपए, हमें शेयर मिल रहा है 60 रुपए में, तो हमें 40 रुपए का फायदा हो रहा है। ये 40 रुपए का फायदा हमें कौन से हेड के अंदर हो रहा है? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, एज ए परक्यूजिट। ठीक है, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू और ऑफर प्राइस। जो फेयर मार्केट वैल्यू, जो ऑफर प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है वो तो सैलरी में टैक्सेबल होगा एज ए परक्यूजिट।
वो तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा एज ए परक्यूजिट। और उसके बाद जब हम उन शेयर्स को बेचेंगे, जब उन शेयर्स को हम बेचेंगे तो उस शेयर्स को बेचना क्या होगा, कैपिटल गेन में कवर होगा। तो उस टाइम पे सर सेल कंसीडरेशन क्या होगा, जितने में शेयर को बेचा है। होल्डिंग पीरियड क्या होगा, जिस दिन शेयर अलॉट हुए थे वहां से लेके जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुए वहां तक होल्डिंग पीरियड होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, हर केस के अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, हर केस के अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है। एफएमवी कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट, जो अमाउंट सैलरी हेड में वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट के लिए लिया गया था वो अमाउंट कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में काम आएगा, क्योंकि वहां तक का टैक्सेशन हम सैलरी हेड में कर चुके हैं, राइट। ओके, तो इसलिए उसको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ये ईएसओपी में जो शेयर आपको मिले हैं आप इनको गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करते हैं तो एग्जम्प्ट नहीं होगा ये। ठीक है, अगर आप इसको गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करते हैं तो ये जो ट्रांसफर नहीं माने जाने वाली डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होगा, इसे ट्रांसफर माना जाएगा और ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। समझ गए, ये एक स्पेशल पॉइंट है इसका। तो ये दो बातें आपको स्पेशली यहाँ पे याद रखनी चाहिए। डन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी। क्या मतलब है इसका कि सर एक कंपनी में हमने शेयर एक्वायर कर रखे थे, उस कंपनी का डीमर्जर हो गया। अब डीमर्जर हो गया तो सर दो कंपनी क्रिएट हो गई, एक वो जिसके शेयर हमने ऑलरेडी ले रखे थे और एक नई कंपनी बन गई जिसे रिजल्टिंग कंपनी कहा जाता है, राइट। अब आपके पास दोनों कंपनी के शेयर हो गए क्योंकि जो नई कंपनी बनी थी उसमें आपका भी हिस्सा था। ठीक है, तो इसलिए उसमें भी आपको शेयर मिल गया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सर पुरानी वाली कंपनी के शेयर आपके पास है, वो जब आप बेचोगे तो क्या होगा। सेल प्राइस क्या रहेगी, जितने में आपने उसको बेचा है वो सेल प्राइस रहेगी। होल्डिंग पीरियड, जब आपने पुरानी कंपनी के शेयर खरीदे थे वहां से लेके जब आप पुरानी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तब तक का डेट इसमें आएगा। तो ये तो दोनों बातें हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। तो एक बार इसको होल्ड करिए जब तक हम रिजल्टिंग कंपनी समझ लेते हैं। रिजल्टिंग कंपनी मतलब नई वाली कंपनी को। तो नई वाली कंपनी के जब आपने शेयर्स बेचे तो सेल प्राइस क्या रही, जितने भी शेयर बेचे वो सेल प्राइस रही। होल्डिंग पीरियड क्या रहा, इसका भी होल्डिंग पीरियड पुरानी कंपनी में जिस दिन शेयर परचेज किए थे वहां से कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है वो तो सर उस डेट से इन्वेस्ट हो रखा है जब हमने पुरानी कंपनी के शेयर खरीदे थे, राइट। तो इसका होल्डिंग पीरियड भी वहां से लिया जाएगा। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब मैंने इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आपको इसलिए रोका क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक साथ आप देखिए हमने पैसा सिर्फ एक बार दिया था पुरानी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, बाद में उसी के कुछ हिस्से के लिए हमें नई कंपनी के शेयर मिले, राइट। हमने अलग से पैसा नहीं दिया नई कंपनी के शेयर के लिए। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है, ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है वो एक ही है इन दोनों कंपनी के शेयर मिला के। ठीक है, तो इस कॉस्ट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है। सबसे पहले आप चाहे डीमर्ज कंपनी की निकाल लीजिए चाहे रिजल्टिंग की निकाल लीजिए, एक की कॉस्ट आपको निकालनी है और दूसरे की कॉस्ट टोटल कॉस्ट माइनस अदर कंपनी कॉस्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट निकाल के दिखाइए कैसे। कॉस्ट ऑफ शेयर हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे इनटू नेटवर्थ आफ्टर रिजल्टिंग कंपनी, सॉरी नेटवर्थ ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। ये जो रिजल्टिंग कंपनी वहां से आई ये कितनी एसेट अपने साथ लेके आई। ठीक है, और अपॉन नेटवर्थ बिफोर डीमर्जर। ठीक है, ये नई कंपनी कितना हिस्सा लेके आई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ज्यादा इजी रह जाएगा। मान लीजिए मैंने इस कंपनी के शेयर 4,000 रुपए में परचेज किए थे। ठीक है, मैंने पुरानी कंपनी के शेयर 4,000 रुपए में परचेज किए थे। जिस दिन डीमर्जर हुआ उस दिन इस पुरानी कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो 10,000 करोड़ रुपए थी। कितनी थी सर, 10,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी। ठीक है, और उस 10,000 करोड़ में से ये वाली जो कंपनी है ये ले गई 4,000 करोड़ रुपए। ये कितनी ले गई सर, 4,000 करोड़ रुपए ले गई। तो इसके बाद पहले तो इसके पास नेटवर्क कितनी थी
10,000 करोड़, और इसके जाने के बाद, नई कंपनी के अलग होने के बाद कितनी बची? 6,000 करोड़। ठीक है, अब आपको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालनी है इस नेटवर्थ के रूप में, चाहे आप कैसे भी निकाल लो चलेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो इस तरीके से लिखा है सर कि 4,000 की कॉस्ट आपकी लगी थी, उस टाइम पे नेटवर्थ कितनी थी? 10,000 करोड़। ये कितने लेके आया? 4,000 करोड़। इसका मतलब ये आपके 1,600 रुपए लेके आया है। तो नई कंपनी में जो आपके शेयर की कॉस्ट है वो 1,600 रुपए है। ठीक है, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं कि सर टोटल लगे थे 4,000 करोड़, उस टाइम नेटवर्थ थी 10,000 करोड़, इसके जाने के बाद नेटवर्थ इसके पास कितनी बची पुरानी कंपनी के पास? 6,000 करोड़। इसका मतलब इसके पास 2,400 रुपए आपके पड़े हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 4,000 लगे थे, जिसमें से 2,400 रुपए अभी भी पुरानी कंपनी में है और 1,600 रुपए नई कंपनी में। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल दीजिए, आंसर सेम ही आएगा और ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं सर। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है तो उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। जितना कॉम्पनसेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है वो आपके लिए सेल कंसिडरेशन रहेगा। जब आपने एसेट को एक्वायर की थी और वहां से लेके जब आपके एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ वहां तक होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने एसेट खरीदी थी वो ले ली जाएगी। इंडेक्सेशन उस डेट तक किया जाए, उस ईयर तक किया जाएगा जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था। ठीक, ओके। हालांकि जो ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा ये उस साल टैक्सेबल होगा जब आपको कॉम्पनसेशन रिसीव होता है। आपको याद होगा एक्सेप्शन में भी बताया गया था आपको कि ट्रांसफर तो भैया कंपल्सरी एक्विजिशन तो पहले हो जाता है, ठीक है, पर पैसा बाद में मिलता है। तो जब पैसा मिलता है तब टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। तो आप देखेंगे यहां तक की जो जानकारी है, यहां तक चारों पॉइंट, सेल कंसिडरेशन, होल्डिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन, ये सब जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ वहां तक का है। बस टैक्सेबिलिटी जो है वो उस साल है जिस साल कंपनसेशन मिला है, उसकी पहली किस्त मिली है वहां। ठीक है, फिर सर बात आती है इनहांस कंपनसेशन कि अगर सर हम कोर्ट में चले गए और हमने कहा कि हमें कम पैसा मिला है और दो, और हमें और पैसा मिल गया तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए देखिए सेल कंसिडरेशन जितना इनहांस कंपनसेशन मिला वो, ठीक है। नेचर ऑफ गेन, जैसा वो पुराना वाला गेन था ये वाला, ये अगर शॉर्ट टर्म था तो नया वाला भी शॉर्ट टर्म है, ये अगर लॉन्ग टर्म था तो नया वाला भी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि असेट का नेचर तो यहीं से पता चलेगा ना, इसलिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी सर, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे लेस कर चुके हैं, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेनी है। अब बात आई कि सर अगर कंपनसेशन जिस साल हमें मिलेगा, ठीक है, इन ईयर व्हेन कंपनसेशन और कंसिडरेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड, ये नया एडिशनल कंपनसेशन जिस साल हमें मिलेगा हम उस साल इसको टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, अगर हमें इस इनहांस कॉम्पनसेशन पे कोई इंटरेस्ट मिलता है या ओरिजिनल कॉम्पनसेशन पे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। राइट, ठीक है। ये टैक्सेबल कब होगा सब एडिशनल जो कॉम्पनसेशन मिला है? तो इसके लिए रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये अमाउंट मिलेगा तब, और जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। ये पॉइंट देखिए, आप कहेंगे कि सर यहाँ तो लिखा है कि जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। रूल यही कहता है कि जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, पर इसमें एक इंटरिम ऑर्डर वाला पॉइंट आ जाता है कि अगर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया और आपको कॉम्पनसेशन पहले ही दिलवा दिया तो वो टैक्सेबल नहीं हो। तो जब हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट की स्टडी की, रिसर्च की और इसका एक फाइनल कंक्लूजन निकाला तो ये निकल के आया कि एडिशनल कॉम्पनसेशन जिस दिन आपको मिलता है और जिस दिन कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है, दोनों में जो बाद में होता है उस दिन ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होता है। राइट, और इसमें से आप लीगल खर्चे जो लगते हैं आपके उनको आप लेस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट के केस में, अगर नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी की या इंडियन कंसर्न की कोई करेंसी एक्वायर की, कोई सिक्योरिटी एक्वायर की थी फॉरेन करेंसी के अंदर, अगर नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंसर्न की कोई सिक्योरिटी एक्वायर की थी, तो कोई डिवेंचर एक्वायर किए थे इन फॉरेन करेंसी, तो उस केस में ये वाला प्रोविजन लगेगा। राइट, ओके। ये प्रोविजन में क्या करना है? इस प्रोविजन के अंदर सबसे पहले आपको फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल गेन निकालना है फॉरेन करेंसी में। जब फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है,
कैपिटल गेन, सॉरी, कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी जब आ जाएगा तो आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके रिगार्डिंग बातें देख लेते हैं सर। किस पे अप्लीकेबल है सर? नॉन रेजिडेंट पे अप्लीकेबल है। सेल कंसिडरेशन क्या होगा? जो भी सेल प्राइस आपको दे रखी है उसको आप कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर से। सर एवरेज रेट क्या होती है? TTBR टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और TTSR अपॉन 2। ठीक है, TTBR और TTSR को जोड़ देंगे और अपॉन 2 कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा एवरेज रेट। तो ट्रांसफर की एवरेज रेट से आप सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसफर की ही डेट से आप क्या करेंगे? ट्रांसफर एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। होल्डिंग पीरियड, जिस दिन आपने सिक्योरिटी एक्वायर की थी उस दिन से लेके जिस दिन सिक्योरिटी ट्रांसफर की है वहां तक का लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल में जितने में एक्वायर की थी वो लेनी है और उसे कन्वर्ट करना है एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। इंडेक्सेशन सर करना नहीं है, इंडेक्सेशन करना ही नहीं है तो बात खत्म। तो हमने सेल को कन्वर्ट किया, हमने ट्रांसफर एक्सपेंसेस को कन्वर्ट किया, हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट किया और तीनों को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कैपिटल गेन आ गया फॉरेन करेंसी में। ठीक है, और उस कैपिटल गेन को फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में बदलने के लिए हम TTBR ऑन द डेट ऑफ, कौन सा यूज करेंगे सर? हम TTBR ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉरेन करेंसी वाले गेन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? TTBR को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है देखिए यहाँ पे, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी सच गेन इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी और उसके लिए TTBR रेट का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। ओके, ये जो सारे प्रोविजन है ये यूनिट ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो नॉन रेजिडेंट ने अगर यूनिट ऑफ यूटीआई खरीदे हैं या म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, राइट। चलिए, इसी में एक पॉइंट एडिशनल आ जाता है कि सर अगर इसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने जिसको ये गेन हुआ है उसको अगर सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, कौन सा गेन हुआ हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, और उस बंदे ने अपनी गेन की जो अमाउंट है वो 6 महीने के अंदर अंदर इन चीजों में इन्वेस्ट कर दी हो, ये देखिए इन चीजों में इन्वेस्ट कर दी हो, तो उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी कितनी? ये रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। आपको याद है, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये सेक्शन आपको याद दिलाएगा सेक्शन 54F। हमने एक सेक्शन 54F पढ़ते हैं अपन इसमें, जिसमें किसी भी एसेट को बेच के घर खरीदने वाली बात होती है। तो वैसा यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस बंदे ने अपने ये शेयर्स बेच के, अपनी सिक्योरिटीज बेच के 6 महीने के अंदर ये वाली सिक्योरिटीज परचेज कर ली तो जितना कैपिटल गेन हुआ इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड और इनटू नेट सेल अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन करके उतनी एग्जम्पशन इसको मिल जाएगी। और जो नया ये सिक्योरिटी परचेज करेगा उस पर 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। ठीक है, ये 115F सेक्शन है। ओके, आगे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो स्लम सेल का क्या मतलब है? देखिए, स्लम सेल का मतलब ये है, स्लम सेल का मतलब ये है कि विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट आपने एक यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूनिट्स हैं और आपने एक यूनिट को पूरा का पूरा बेच दिया, उसमें इंडिविजुअल असेट नहीं बेची, पूरी यूनिट को बेच दिया, तो उसे कहते हैं स्लम सेल। सेक्शन 50B में कवर होता है। इस केस में सर सेल प्राइस क्या रहेगी? जितने में आपने यूनिट को बेचा है, राइट। होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा? जब आपने वो यूनिट स्टार्ट की थी उस दिन से लेके जिस दिन आपने वो यूनिट बेची है वहां तक का पीरियड। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है इसमें? इसमें कॉस्ट होती है नेटवर्थ। अब जब नेटवर्थ को कॉस्ट लिया जाता है तो इसलिए इसका इंडेक्सेशन भी नहीं किया जाता है। ठीक है, नेटवर्थ क्या होती है सर? सर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट, जितनी भी असेट है उनकी एग्रीगेट वैल्यू ले लीजिए, उसमें से लायबिलिटीज कम कर दीजिए, तो जो बचेगी वो नेटवर्थ बच जाएगी, राइट। वैल्यू ऑफ असेट लेने के लिए डेप्रिशिएबल असेट का WDV ले लीजिए। कैपिटल असेट जो 35 AD में काम आई है, जिनकी 100% डिडक्शन मिल चुकी है, उनकी वैल्यू नील ले लीजिए और बाकी सारी असेट की बुक वैल्यू ले लीजिए। ध्यान रहे अगर हमने कोई रिवैल्यूएशन किया है तो उसको हमें इग्नोर करना होगा, उसका इफेक्ट हटाना होगा।
राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आगे आ जाइए सर, केस नंबर 17 जो बात कर रहा है सेल्फ जनरेटेड एसेट की, या इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसे सेल्फ जनरेटेड ना बोल के इंटेंजिबल एसेट बोले। तो एक्चुअल सेल प्राइस जितने में बेचा है वो तो हमारा सेल कंसिडरेशन होगा ही होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी, और अगर परचेज किया हुआ है तो जो परचेज प्राइस है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। जैसे गुडविल हमने खुद बनाई है तो नील है, और हमने परचेज की है तो परचेज प्राइस जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, राइट। गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर और राइट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, इनके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हमेशा नील होती है। इनके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हमेशा नील होती है, राइट। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें ये है कि प्रोफेशनल गुडविल अगर आप बेचते हैं और उससे अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो दैट विल बी एक्जम्प्टेड, वो आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे आ जाइए। आगे बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब सर आप शेयर कहाँ होल्ड करते हैं? डिमेट अकाउंट में शेयर होल्ड करते हैं। अब डिमेट अकाउंट में आप शेयर होल्ड करते हैं तो मान लीजिए एक ही कंपनी के मल्टीपल शेयर आपने परचेज किए, तो जब आप उनमें से शेयर बेचेंगे तो कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा शेयर बेचा है? ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ सेल के लिए क्या काम में लेते हैं हम? फीफो मेथड और एज पर डेट ऑफ क्रेडिट। जिस दिन शेयर डिमेट अकाउंट में आए उसके हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगा दीजिए, जो पहले आया वो पहले जाएगा, राइट। ओके, शेयर कंसिडरेशन एज यूजुअल आपको वही लेना है जितने में शेयर बेचा है, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है नहीं। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या लेना है, ये बड़े काम की बात है। तो होल्डिंग पीरियड आपको लेना होता है डेट ऑफ एक्विजिशन से टू डेट ऑफ ट्रांसफर तक। अब यहाँ पे सर काम की बात है, स्पेशली क्यों बोला गया? क्योंकि शेयर्स पहले आप क्या करते थे, शेयर्स को फिजिकल फॉर्मेट में भी रख सकते थे। तो अगर आपने कोई शेयर पहले फिजिकल फॉर्मेट में रखा था और बाद में उसको डिमेट में कन्वर्ट करवाया, तो जब आप होल्डिंग पीरियड लेंगे तो डिमेट वाली डेट से ट्रांसफर वाला तो लेना ही लेना है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। प्लस जो फिजिकल लिया था वहां से डिमेट में जाने तक की डेट का होल्डिंग पीरियड भी लेना है, क्योंकि शेयर तो हमारे पास रहा ही था, चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में रहा हो चाहे वो डिमेट फॉर्मेट में रहा हो, इसलिए टोटल पीरियड लेना है, होल्डिंग पीरियड। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है शेयर्स के केस में। ठीक है, शेयर्स के केस में सर हमारे पास कैसे कैसे आते हैं? ओरिजिनल शेयर अगर हमारे पास है तो उसकी जितनी परचेज प्राइस, ओरिजिनल शेयर का मतलब यहाँ पे है जो परचेज शेयर है, आपने परचेज किए हैं डायरेक्ट, उनकी बात है। तो जो शेयर आपने परचेज किए हैं उनके लिए कॉस्ट परचेज प्राइस होगी। बोनस अगर आपको मिला है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उसके लिए जो 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी है उसे कॉस्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे हम एक कंसेप्ट लगाते हैं एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। अब बोनस की कॉस्ट तो हमेशा जीरो होती है, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही ज्यादा रहेगी, इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया कि जो बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले मिले होंगे उनकी कॉस्ट एफएमवी हो। ठीक है, जो शेयर बाद में मिले होंगे उनकी कॉस्ट नील होगी। जो हमें राइट मिलता है और शेयर खरीदने का, उस राइट की कॉस्ट जीरो होती है। और अगर इस राइट को एक्सरसाइज करके, इस राइट को एक्सरसाइज करके अगर हमने राइट शेयर ले लिए तो हमारी कॉस्ट होगी ऑफर प्राइस जितने में हमें शेयर मिला है। हमने ये राइट बेच दिया सर, तो जिस बंदे ने राइट परचेज किया होगा उसको राइट शेयर मिले होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? राइट शेयर फॉर परचेजर ऑफ राइट। तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए सर कॉस्ट होगी ऑफर प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ राइट। उसने कितने रुपए हमें दिए राइट के बदले में और कितने रुपए कंपनी को दिए शेयर्स के बदले में, टोटल कर दो तो वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ जाएगी। तो मैंने सम अप कर दिया इसको पूरा एक टेबल के अंदर, डन। चलिए आगे आ जाइए सर। आगे लिखा है सर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, capital gain on transfer of equity share allotted at the time of corporatization of cognized stock exchange। ये मैंने आपको जैसे क्लास में बताया था कि पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ करते थे, एओपी के फॉर्म में होते थे। एओपी के फॉर्म में होते थे तो आपको इसकी मेंबरशिप लेनी होती थी, आपको इसका मेंबर बनना होता था, तो और मेंबरशिप के लिए एक अमाउंट पे करना होता था, राइट। तो आप बन गए एओपी के मेंबर। जैसे मान लीजिए बीएससी है तो आप बीएससी एक एओपी थी और आप उसको मेंबरशिप लेके उसके मेंबर बन गए। इस मेंबरशिप फीस के लिए आपने एक फीस जमा कराई जो इसकी कॉस्ट हो गई।
अब जब इसको एक कंपनी के रूप में कन्वर्ट किया गया तो आप जो मेंबर थे आपको क्या बना दिया गया, शेयर होल्डर बना दिया गया, सिंपल सी बात है, और आपको इसके बदले में शेयर्स दे दिए गए। तो यहाँ पे बात चल रही है इसकी, क्या मिल गया आपको, शेयर्स में। अब जब आप इन शेयर्स को बेचेंगे तो सेल कंसिडरेशन, जितने में शेयर को बेचा, होल्डिंग पीरियड, जिस दिन आपने मेंबरशिप ली थी वहां से काउंट होगा, क्योंकि आपका पैसा तो वहां से इन्वेस्ट हुआ था ना, तो इसलिए होल्डिंग पीरियड वहां से काउंट होगा। पहले मेंबरशिप थी और उसके बाद में इक्विटी शेयर हो गए, तो ओरिजिनल डेट ऑफ मेंबरशिप से आपका क्या होगा, होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मेंबरशिप के लिए पैसा दिया था वही शेयर की कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि शेयर हमें उसी के बदले में मिले हैं। ठीक है, इंडेक्सेशन अलॉटमेंट से होगा, ये ध्यान रखें। मोस्टली जहां पे भी शेयर का अलॉटमेंट की बात आती है वहां पे जो इंडेक्सेशन होता है वो अलॉटमेंट की डेट से ही होता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे जाइए सर। कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल असेट। आप कहेंगे सर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, पहले कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ा था, अभी बात कर रहे हैं इन्वेंट्री इनटू कैपिटल असेट। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा है पर बीएनपी में पढ़ा है। बीएनपी में ये बोला गया था कि अगर आपने स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो फेयर मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस मान के जो डिफरेंस होगा कॉस्ट का और मार्केट वैल्यू का वो बीएनपी में टैक्सेबल हो जाए। अब यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए कि मैंने बीएनपी में कुछ स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया और वहां पे वो डिफरेंस मैंने बीएनपी इनकम में भी डाल दिया। अब जो कैपिटल असेट है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है। सेल प्राइस तो ठीक है, बाद में इन फ्यूचर जब आप उस कैपिटल असेट को बेचेंगे तो सेल प्राइस क्या होगी, जितने में एसेट बिकेगी। होल्डिंग पीरियड क्या होगा, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया था उस दिन से लेके जिस दिन आपने बेचा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बीएनपी की इनकम निकालने के लिए मार्केट वैल्यू कंसीडर की थी वो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ये पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, और इंडेक्सेशन सर कन्वर्जन किया था वहां से ही स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, मैं एक बार इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए सर मेरे पास 8 लाख रुपए की कॉस्ट का कोई स्टॉक रखा है। ठीक है, ओके, इस स्टॉक को हमने कन्वर्ट किया आज कैपिटल असेट के अंदर। ठीक है, कब किया सर, मान लीजिए 2016-17 में किया, एक बार मान लेते हैं। तो 2016-17 में क्या बोला जाएगा कि आपका 8 लाख का स्टॉक कन्वर्ट हुआ कैपिटल असेट में। तो एफएमवी क्या है यहाँ पे ये पूछा जाएगा, आप कहोगे सर एफएमवी तो 10 लाख है। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है ये 16-17 की बीएनपी इनकम हो जाएगी। ये बीएनपी इनकम हो जाएगी 16-17 की 2 लाख की। तो ये तो बीएनपी का ट्रीटमेंट है, इसमें कैपिटल गेन का कोई रोल नहीं है। कैपिटल गेन का रोल अब आता है कि सर फ्यूचर में जब आप इस कैपिटल असेट को बेचेंगे, मान लीजिए फ्यूचर में 2020-21 में आपने इस कैपिटल असेट को बेच दिया कितने रुपए में, 15 लाख रुपए में। तो एट दैट टाइम इस कैपिटल असेट की कॉस्ट क्या लेनी है, तो वो कॉस्ट लेनी है आपको 10 लाख, क्योंकि 10 लाख तक का टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 8 लाख की कॉस्ट थी, 2 लाख का बीएनपी में टैक्स दे दिया, समझ गए। तो इस 10 लाख की बात यहाँ पे चल रही है। क्लियर? ओके, आगे आ जाइए सर। पॉइंट नंबर 21, ये कह रहा है सर कैपिटल गेन ऑन बायबैक। देखिए बायबैक जो सिक्योरिटीज का किया जाता है सेक्शन 46A के अंदर कवर होता है। इसका सेक्शन आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत बार एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक में या मैच द फॉलोइंग्स में ऐसी चीजों में पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है कि जब कंपनी ठीक है, जब कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को बाय बैक करती है तो कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बायबैक के केस में कंपनी टैक्स देने के लिए लायबल होती है। तो आप यहां पढ़ेंगे इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर एनी इनकम or capital gain in hands of shareholder would be exempted under section 1034A and company is liable to pay additional tax at the rate 20% plus surcharge plus cess। 115 QA के अंदर कंपनी को उसमें टैक्स पे करना होता है। और ये फायदा निकालने के लिए जितना अमाउंट शेयर होल्डर को मिलता है वो जितना एक्चुअल कॉस्ट थी, मतलब जितने में शेयर इश्यू किए गए थे पहले, वो उन दोनों का डिफरेंस कंसीडर किया जाता है। आगे बात समझ में? तो कंपनी को टैक्स देना है, शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए सर 50C, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के नाम से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें बात की गई कि अगर आप लैंड बिल्डिंग या दोनों बेचते हैं तो क्या हो। तो भैया अगर लैंड बिल्डिंग और बोथ आप बेचते हैं तो सेल कंसिडरेशन निकालना इसमें इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जिसके लिए बोला गया है एक्चुअल सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या बोला गया है? एक्चुअल सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर जो होता है उसको सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। ठीक है, जितनी आपने वैल्यू डिक्लेयर की वो जितना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो दोनों में जो ज्यादा है उसको सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब सर बात आती है कि सेल कंसिडरेशन कौन सी डेट का ले, सेल कंसिडरेशन कौन सी डेट का ले, ये भी तो बात आ जाती है, क्योंकि एक होती है एग्रीमेंट की डेट और एक होती है रजिस्ट्रेशन की डेट। तो उसके लिए देखिए नोट नंबर 1 लिखा गया है कि अगर आपने कोई पेमेंट किया है एग्रीमेंट की डेट को या उससे पहले, ठीक है, वो भी अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, तब तो एग्रीमेंट वाली डेट लेनी है, और अगर नहीं किया है पेमेंट तो रजिस्ट्रेशन वाली डेट लेनी है। ठीक है, वो स्टाम्प वैल्यू लेनी है और उससे कंपैरिजन कर लेना है, राइट। आगे सर लिखा है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड जिस दिन आपने एसेट ली थी और जहां पर एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां तक का लेना है। कॉस्ट जितने में आपने लिया था वो कॉस्ट लेनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सर 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। ठीक है, स्टाम्प वैल्यू को आपको तभी कंसिडर करना है जब स्टाम्प वैल्यू आपके सेल कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा हो। ठीक है, ये पॉइंट यहां नहीं लिखा हुआ, ये अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब आपका सेल कंसिडरेशन से 110% से ज्यादा स्टाम्प वैल्यू हो तो ही आपको स्टाम्प वैल्यू का कंसेप्ट लगाना है, अदरवाइज आपको स्टाम्प वैल्यू का कंसेप्ट नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल सर आपने डिक्लेयर किया 1 करोड़, आपने डिक्लेयर किया 1 करोड़ और स्टाम्प वैल्यू आती है उसकी 1.05 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ का 110% करेंगे तो वो आता है 1 करोड़ 10 लाख, जबकि स्टाम्प वैल्यू उससे ज्यादा नहीं है, स्टाम्प वैल्यू उससे ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब आपका डिफरेंस 10% से ज्यादा का नहीं है, तो आपकी रेट को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, 1 करोड़ को ही सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख का कोई मतलब नहीं है। और यही 1 करोड़ 5 लाख की जगह अगर 1 करोड़ 15 लाख होते तो आपकी सेल वैल्यू का 110% होता है 1 करोड़ 10 लाख, स्टाम्प वैल्यू होती है 1 करोड़ 15 लाख, तो फिर विच एवरेज हायर वाला कंसेप्ट लग जाता और 1 करोड़ 15 लाख को सेल कंसिडरेशन कंसिडर कर लिया जाता। समझ गए? ओके, आगे सर हमने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो प्राइस बताएगा उसको भी देख लेंगे, अगर वो ज्यादा बताता है तो स्टाम्प वैल्यू ले लेंगे, अगर वो कम बताता है तो जो एसएससी ने डिक्लेयर किया है वो ले लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है सर बोनस स्ट्रिपिंग। 94(8) 94(7) में होता है डिविडेंड स्ट्रिपिंग और 94(8) में होता है बोनस स्ट्रिपिंग। ठीक है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग को कवर किया गया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर, और बोनस स्ट्रिपिंग को यहां डाल दिया गया। क्या बोल दिया गया कि एक रिकॉर्ड डेट जो होती है ना, रिकॉर्ड डेट, इस डेट पे कंपनी क्या करती है, जिसके पास इस डेट पे शेयर होते हैं कंपनी उसे बोनस शेयर इश्यू करती है या बोनस यूनिट इश्यू करती है। तो अगर किसी बंदे ने इस डेट से पहले एनी पर्सन बाय और अक्वायर एनी यूनिट विद इन 3 months प्रायर टू रिकॉर्ड डेट, इस रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले तो आपने कोई एसेट परचेज की, मतलब पहले के अंदर मतलब विद इन 3 months। ठीक है, इस रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर अंतराल में आपने एसेट एक्वायर की। ठीक है, फिर आपको बोनस मिला, यहाँ पे आपको बोनस मिल गया, और फिर बोनस मिलने के बाद आपने इसी डेट से 9 महीने के अंदर अंदर ओरिजिनल यूनिट को बेच दिया। ये देखो ये लिखा है सेल और ट्रांसफर ओरिजिनल यूनिट को बेच दिया, तो ओरिजिनल यूनिट तो लिया भी और बेच भी दिया। ठीक है, बोनस यूनिट आपके पास बच गए। तो इस केस में क्या कहा गया कि इस सेल और परचेज पे, ये जो ओरिजिनल यूनिट आपने खरीदी और ये ओरिजिनल यूनिट आपने जो बेची, इस पे अगर आपको कोई लॉस होता है, अगर इस लेने और बेचने पे आपको कोई लॉस राइज होता है तो उस लॉस को आपको सेट ऑफ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उस लॉस को इन बोनस यूनिट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। ठीक है, उस लॉस को क्या किया जाएगा, इन बोनस यूनिट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, फिर जब भी आप इन बोनस यूनिट को बेचेंगे तब उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। राइट,
तो क्या लिखा है, लॉस अराइजिंग टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ purchase and sale of all or any of original unit shall be ignored and deemed to be the cost of purchase or acquisition of such bonus unit. समझ गए? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 112A, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर को बेचने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी बात करते हैं। इसमें आपको बताया हुआ है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपने लिस्टेड शेयर ट्रांसफर किए और अगर आपने उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर किया, उस पे एसटीटी का पेमेंट किया और उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, क्या है, लिस्टेड शेयर है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है और एसटीटी का पेमेंट किया है। ठीक है, तो आप इस पे इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप इस पे इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, इससे जो गेन होगा वो 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, 1 लाख रुपए तक वो टैक्स फ्री होता है और 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट होता है वो 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। आगे आ जाइए सेक्शन 47। बहुत सिंपल सी बात है कि सर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो इन ट्रांजेक्शन के केस में आपको कैपिटल गेन नहीं होता है। तो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि गिफ्ट, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, है ना, विल, इनहेरिटेंस, होल्डिंग टू सब्सिडी, सब्सिडी टू होल्डिंग, अमलगमेशन, डीमर्जर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया है सेक्शन 47 के अंदर। मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है कुछ ट्रांजेक्शन की, तो आप उनको देख सकते हैं। That's it. ओके, चलिए अब ये जो ट्रांसफर नहीं माना गया है इसका विड्रॉल भी हो जाता है कई बार। विड्रॉल होने का मतलब कि देखिए यहाँ पे शर्तें लिखी हुई है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई। यहाँ पे देखिए एक बार 6 पॉइंट को पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी बाय फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी टू फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी in case of amalgamation provided at least 25% of shareholder of amalgamating company become the shareholder of amalgamated company, or such asset is not liable for capital gain in tax in the country of amalgamating company। ये कंडीशन है। तो मान लीजिए आज ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आज ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये आपका ट्रांसफर नहीं माना गया। पर कल को ये कंडीशन वायलेट हो गई तो ये आपका ट्रांसफर मान लिया जाएगा और इस पे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। उसे कहते हैं विड्रॉवल ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। चलिए, तो ये आपका कैपिटल गेन कंप्लीट होता है सेकंड पार्ट। एक पार्ट इसका और बचेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।